नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने पिछले वाले वीडियो में आपको वर्ड विचार पढ़ा दिया था। ठीक, अब अगले इस वीडियो में मतलब इसी वीडियो में हम करने वाले हैं शब्द विचार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शब्द विचारों को पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। तो ये रहे आपके सामने शब्द विचार। शब्द विचार कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपका उत्पत्ति के आधार पर आते हैं, रचना के आधार पर आते हैं और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो 4 टाइप के शब्द विचार आपको मिलेंगे। ठीक, उन 4 टाइप में से हमने यहाँ पर 2 टाइप लिखा हुआ है, तत्सम और तद्भव शब्द। ओके, तो हम पहले तत्सम को पढ़ेंगे। आएंगे आपके चारों तत्सम तद्भव। यहाँ पे हमने तत्सम को लिख रखा है, ये लिखा हुआ है तत्सम शब्द। इसके बाद आपका तद्भव आगे देखेंगे, उसके बाद आपका देशज आएगा, फिर आपका विदेशी शब्द आएंगे। तो ये चारों टाइप आपके उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर चल रहे हैं हम भी, उत्पत्ति के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर कर रहे हैं। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर 4 टाइप के होते हैं। तो उनमें से 2 टाइप हमने यहाँ लिख लिए हैं, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के 2 शब्दों तत् प्लस सम के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उनके। उनके का मतलब संस्कृत के समान। कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत के शब्द है वो ज्यों का त्यों जो है हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे देखिए, ये देखिए, जिन संस्कृत शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, और उनको ही वैसे ही संस्कृत के ही रूप को हिंदी में पढ़ते हैं, बोलते हैं हम, तो उनको ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे जल, तो ये संस्कृत में भी जल रहेगा और हिंदी में भी जल रहेगा, तो ये जल क्या हो जाएगा अपना? तत्सम हो जाएगा। अग्नि, वृक्ष हो गई, वायु हो गया, कमल हो गया, दुग्ध हो गया, ये सब संस्कृत में भी ऐसे ही पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं, और इसी टाइप में हिंदी में भी ऐसे ही लिखे और पढ़े जाते हैं। इसीलिए इनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ज्यों का त्यों संस्कृत का ही पूरा रूप रहेगा, वही तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, मैंने बता दिया आपको 4 टाइप के हैं ये। उत्पत्ति के आधार पर हम देख रहे हैं, तत्सम और तद्भव देख रहे हैं। तो तत्सम हमने देख लिया, अब बढ़ते हैं हम तद्भव की तरफ। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं पर भाषा के विकास के साथ जिनके शब्दों का रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब संस्कृत से थे और हिंदी में आ गए हैं, और इनका जो है भाषा के विकास के साथ साथ इनका रूप भी बदल गया है, तो इनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण में आ गया आग। तो आग क्या है? आग जो है, आग क्या है? आग संस्कृत के अग्नि, अग्नि का परिवर्तित रूप है। तो ये आपका आग जो है ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। और अग्नि आपका क्या है? तत्सम है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तद्भव, इसलिए आपको ध्यान दीजिए, अग्नि का परिवर्तित रूप है आग। ठीक, चलिए, ज्यादा खिंच गया था। तो आग जो है संस्कृत के अग्नि का परिवर्तित रूप है। ठीक, अब ये देख लीजिए, होंठ देख लीजिए, ये भी संस्कृत के ओष्ठ शब्द का, ओष्ठ का परिवर्तित रूप है। होंठ जो आपका है वो संस्कृत के ओष्ठ शब्द का परिवर्तित रूप है, तो इसको हम तद्भव शब्द कहेंगे। यानी कि जो परिवर्तित हो चुके हैं, संस्कृत के शब्द बदल गए हैं, अपना रूप बदल लिए हैं, उनको ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। और जो ज्यों का त्यों आ जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि और ओष्ठ ज्यों का त्यों है तो ये तत्सम है। आग और होंठ ये बदल के रूप आए हैं, तो ये तद्भव है। अब आगे देखते हैं। तत्सम तद्भव शब्द पहचानने की ट्रिक, खास बात इस
वीडियो की यही है कि इसमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि तत्सम को कैसे पहचानना है और तद्भव को कैसे पहचानना है। तो ध्यान रखिए, ट्रिक नंबर 1 है आपकी, विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। कहने का मतलब है कि अगर विसर्ग आ जाए, ये जो ये आ जाए दोनों बिंदी, तो मान लीजिए कि ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत के ज्यों का त्यों रूप है, ठीक है, और ये तत्सम भी कहलाएंगे, ठीक है। जैसे संस्कृत में आप केशव कहेंगे और हिंदी में आप केशव कहेंगे, संस्कृत में आप बालाह कहेंगे, हिंदी में आप बाला कहेंगे। तो ये केशव और बाला ये दोनों क्या हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। इधर वाले केशव है और बाला ये क्या हो जाएंगे, तत्सम शब्द हो जाएंगे ये दोनों, ठीक। और ये दोनों जो है आपके हिंदी में तद्भव कहलाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएंगे तत्सम और ये हो जाएंगे इधर के आपके तद्भव। क्या हो जाएंगे, ये तद्भव हो जाएंगे, ये दोनों तद्भव हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया भैया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए दूसरी ट्रिक देख लीजिए आप। दूसरी ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक नंबर 2, यदि छा का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत के शब्दों में होता है। देख लीजिए, छा का प्रयोग कहाँ होता है, जहां जहां छा का प्रयोग होगा, कौन सा वाला, क्षत्रिय वाला छा का, तो मान लीजिए कि वो आपके जो है तत्सम शब्द हैं। क्या है, तत्सम शब्द हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, छति, ये छति लिखना था, छाति लिख गया है, नक्षत्र, इनमें देखिए सभी में छा, क्षत्रिय वाला छा आया हुआ है सब में। इसमें भी ये छति था, वो छा, ये डिस्टर्ब हो गया है लिखने में, इसको छोड़ दीजिए। तो जहां जहां आपका क्षत्रिय छा वाला छाया आएगा तो वो आपके तत्सम यानी संस्कृत शब्द कहलाएंगे, संस्कृत कहलाएंगे तो तत्सम कहे जाएंगे, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न भी है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तो देखिए, छीन, ये छत्री वाला छा नहीं है, धरती इसमें भी नहीं है, छत्री वाला छा इसमें भी नहीं है, इसमें बस है छीण में। तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 आ गया, री का प्रयोग केवल तत्सम यानी संस्कृत के शब्दों में होता है। तो जहां जहां री आएगा के तत्सम शब्द कहलाएंगे। जैसे आपका तत्सम शब्द में आ जाएगा इसमें श्रृंगार, मृतिका, और इधर तद्भव में आपके आ जाएगा श्रृंगार और मिट्टी। तो ये देख लीजिए, इनमें ये री आया हुआ है, री, ये री की मात्रा है और ये री पूरा पूरा लिखा हुआ है, तो ये आपके तत्सम कहलाएंगे। और उधर जो दूसरे साइड लिखे हैं वो तद्भव शब्द कहलाएंगे। इसके लिए एक प्रश्न भी है आपका, ये प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो आप देख लीजिए री कहाँ पर है, वाहन में कोई री नहीं है, री इसमें है लेकिन ये वाली री नहीं है जो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। बहु में कोई री ही नहीं है, तो ये अपना सही आंसर होगा 1 नंबर का री, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है, प्रायः तत्सम में वा वर्ड तद्भव में बा हो जाता है, ठीक है। तत्सम में क्या होगा, वह होगा। जैसे पूर्व में देखो यहाँ वाह है, बिंदी में देखिए वाह है, वारिद में देखिए यहाँ पर वाह है, वर्षम देखिए यहाँ पर वाह है, और यहाँ देखिए पूरब में यहाँ वाह का क्या हो गया, बा हो गया। यहाँ विनती में देखिए विनती और यहाँ बा हो गया, तो तद्भव हो जाएगा। वारिद में देखिए वाह है, बादल में देखिए क्या हो गया, बा हो गया। वर्षम देखिए वाह है, बरसात में देखिए क्या हो गया, बा हो गया। तो ऐसे आप इनको पहचान सकते हैं। अब देखते हैं आगे की दूसरी चीजें। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको सभी जगह हुआ मिलेगा, उपवास, अवगुण, अवतार। तो यहाँ तत्सम शब्द है आपका अमीय, यह संस्कृत में है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, ट्रिक नंबर 5, प्रायः तत्सम में सा वर्ड तद्भव में सा हो जाता है, यानी सिटी वाला सा जो है सड़क वाला सा हो जाता है। ये देखिए तत्सम में ये सिटी वाला सा, यह ईदृश्य
और यहाँ ऐसा, ये देखो ये वाला सा हो गया सड़क वाला। यहाँ देखिए परसों में, यहाँ पर देखिए वह है, आधा सीटी वाला सा है इसमें ठीक है। जब आप लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा ये पर, ये आधा सीटी का सा परसों ऐसे लिखा जाएगा इसको। तो ये सीटी का सा इसमें बन गया, तो ये तत्सम हो जाएगा। और जब परसों में ये वाला सा आया है ना सड़क वाला, तो ये आपका हो जाएगा तद्भव। अनशन, ये सीटी का सा आ गया। और यहाँ देखिए अनशन, यहाँ भी लिखा है, यहाँ सड़क वाला अंश, सीटी का सा अंश, ये सड़क का सा। तो ये पहचान है, सिटी वाला सा है तो मान लीजिए आप कि तत्सम है, और सड़क वाला सा है तो आप मान लीजिए कि तद्भव है। चलिए अब आज हमने बताया था कि इसमें और भेद देते हैं। तो देशज शब्द आ गया है आपका, मैंने कहा था देशज और विदेशज भी इसी में आएंगे। तो देश में प्रचलित स्थानीय शब्द या जो देश में ही बने हों उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमारा हो गया खिड़की, हो गया डिब्बा, हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, देशज शब्द हो जाएंगे। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द का मतलब है अन्य भाषाओं से आए शब्द या बाहरी भाषा, यह भाषा लिखना था, बाहरी भाषाओं से, बाहरी भाषाओं से आए शब्द, भाषा से आए शब्द वो क्या होंगे, विदेशी होंगे। जैसे स्कूल हो गया, रेल हो गया, तो ये विदेशी शब्द है। ठीक, और देखते हैं आगे क्या है। तो हमने देखा अभी पीछे उत्पत्ति के आधार पर, अब आए हैं, अब देखेंगे हम शब्दों को रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द क्या होते हैं, शब्द अथवा वर्डों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहा जाता है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, अब इन रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन तीनों को हम आगे नंबर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके रचना के आधार पर है। चलिए बढ़ते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो ये रहा है आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वो करों की जगह खंडों है, खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता, वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक, जिनको अलग अलग तोड़ नहीं जा सकता, फिर अगर उनको तोड़ोगे तो फिर उनका अर्थ नहीं निकलेगा। तो उनके इसके उदाहरण जैसे हो गया रात, हो गया सुबह, हो गया शाम, हो गया हाथ, हो गया आदि। तो आप रात को ही ले लो, रात का अगर रा अलग कर दिया आपने और ता अलग कर दिया, ठीक है, तो क्या रा और ता इन दोनों का कोई अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे सुबह को ले लीजिए आप, किसको ले लीजिए अब, सुबह को, या शाम को ही ले लीजिए, तो शाम का अगर सा और माँ अलग अलग कर दिए तो इनका अर्थ नहीं निकलेगा, तो इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, विभाजित करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता, उनको बांटा नहीं जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। इन शब्दों को जिनको तोड़ा ना जा सके वही रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उदाहरण हो गए रात, सुबह, शाम, हाथ आदि। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक करो खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब अलग अलग भी कर दोगे ना तब भी उनका अर्थ निकलेगा, और फिर उन्हें एक साथ भी रखोगे तब भी उनका अर्थ निकलेगा। जैसे अलग अलग ले लो, विद्या हो गया और आलय हो गया, इनको अगर जोड़ा जाए तो विद्यालय बनेगा। तो विद्यालय जो शब्द है ये आपका यौगिक शब्द है। क्यों, क्योंकि इसके 2 खंड किए जा सकते हैं, एक तो विद्या और दूसरा आलय, और फिर इनका इसके खंडों का भी अर्थ निकलेगा। ठीक, अब हो गया दूसरा उदाहरण है आपका अनुपयुक्त। तो इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं, अन और उपयुक्त। अन का भी अर्थ है और उपयुक्त का भी अर्थ है। ठीक है, तो ये यौगिक शब्द होते हैं। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द। इसके पहले था
यौगिक शब्द। अब आ गया आपका योग रूढ़ शब्द। जिस यौगिक शब्द से एक विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए पंकज है, तो पंकज का मतलब क्या होता है? पंक अलग करके और जा अलग करके अगर आप अर्थ निकालेंगे तो पंख का अर्थ अलग निकलेगा, जा का अर्थ अलग निकलेगा। लेकिन अगर साथ में दोनों को जोड़ के लिखोगे पंकज, ऐसे अगर आप पंकज जोड़ के लिखोगे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा कमल के लिए। जैसे आप गिरी को देख लो, गिरी का अर्थ अलग है, गिरी यानी पर्वत, और धर का मतलब धारण करने वाला। लेकिन गिरिधर किसको कहा गया है? गिरी का अर्थ अलग है, यहाँ पे धर का अर्थ अलग है। गिरी का मतलब पर्वत हो गया, धर का मतलब धारण करने वाला हो गया। लेकिन इसका जो अब अर्थ होगा वो अलग निकलेगा, क्या हो जाएगा? विशेष प्रकार का अर्थ देगा। कृष्ण के लिए गिरिधर कहा जाता है। गिरिधर किसको कहा जाता है? कृष्ण को। जैसे दशानन को ले लीजिए आप, दशानन, तो दस का मतलब क्या हो जाएगा? 10, आनन यानी मुख, यानी 10 मुख वाला, ठीक है। तो 10 का मतलब 10, आनंद का मतलब मुख हो जाएगा। लेकिन एक विशेष अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा? 10 मुख वाला यानी रावण के अर्थ में। तो ये आपका अलग अर्थ देता है, मतलब एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। तो ये होते हैं आपके संज्ञा होता है, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये प्रयोग के आधार पर होते हैं। ठीक, तो आज का ये वीडियो यहीं से समाप्त होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इनको हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।